साइंस, हिंगनघाट, जिला वर्धा। मित्रों, आज हम सब 12वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी पाठ्यक्रम में व्यावहारिक हिंदी के रूप में पल्लव के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। अर्थात यहाँ पर उन्हें एकांकिका कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि उन्होंने पल्लवन को एकांकी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पल्लवन क्या है? पल्लवन विषय का विस्तार करना, भाव का विस्तार करना पल्लवन होता है। इसमें छोटे छोटे वाक्यों को या वाक्य खंडों को, बंद विचारों को खोल दिया जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में आज पल्लवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखेंगे लेखक का परिचय। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1962 में महाराष्ट्र में रायगढ़ में जिला के खोपोली गांव में। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाज शास्त्री तथा साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चित चर्चाओं में सम्मिलित होते रहे। प्रमुख कृतियां, उनकी प्रमुख कृतियां साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, हिंदी व्याकरण आदि। एकांकी, पल्लवन को एकांकी के रूप में तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है। तो एकांकी क्या है? हिंदी साहित्य में एकांकी का एक विशिष्ट स्थान है। एकांकी को नाटक का लघु रूप भी कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश को एक अंक में प्रस्तुत करना इसकी विशेषता है। अब देखेंगे पाठ परिचय। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। तो मित्रों, पल्लवन एक भाव का विस्तार करना, एक विचार को लेकर विस्तार करना ही पल्लवन होता है। तो इस पाठ में पात्र छात्रा है शीतल। शीतल के मन में एक संदेह है और वो अध्यापक से प्रश्न पूछती है कि सर, पल्लवन किसे कहते हैं? अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि पल्लवन क्या होता है। पल्लवन शब्द अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना, भाव का विस्तार करना। जब किसी शब्द, सूक्ति, सुवचन, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांत उदाहरणों द्वारा, काल्पनिक उदाहरणों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं।
मित्रों, पल्लवन एक जटिल प्रक्रिया है। केवल लिखना या विस्तार करना ही पल्लवन नहीं होता है, एक जटिल प्रक्रिया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पल्लवन है ये स्नातक के छात्रों के लिए ठीक है, उनका बौद्धिक स्तर उतना होता है, लेकिन यह पल्लवन 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए दिया गया है, उतना बौद्धिक स्तर नहीं होता। फिर भी हम कोशिश करेंगे, फिर भी हम इसे सरल शब्दों में समझने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब देखते हैं पल्लवन कैसे किया जाता है। तो पल्लवन करते समय पल्लवन के कुछ नियम है, प्रक्रिया है। तो उस नियम के अंतर्गत पहला नियम है, पल्लवन और निबंध में अंतर होता है। हम समझ में भूल करते हैं कि विषय का विस्तार करना यानी निबंध लिखना, नहीं, दोनों में अंतर है। पल्लवन और निबंध में अंतर है। निबंध में विषय का विस्तार किया जाता है, कल्पना करना, हमारी भावना, प्रतिभा, मौलिकता का विस्तार यह होता है। पल्लवन में भी वही होता है, पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, कल्पना होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही पल्लवन किया जाना चाहिए, यह अंतर होता है। मतलब निबंध 200 से 300 शब्दों में लिखना, हम अपनी कल्पना के अनुसार निबंध कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं, लेकिन पल्लवन में एक निश्चित सीमा के अंतर्गत पल्लवन किया जाना चाहिए। दूसरा नियम है, भाषा का विस्तार करना एक कला है। जब भी हम पल्लवन करेंगे, तो जब भी हम भाव का विस्तार या विचार का विस्तार करेंगे, तो एक कला है। इसके अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। तीसरा नियम है चिंतन करना। जब भी हम पल्लवन करेंगे, एक विचार को लेकर पल्लवन करेंगे, तो उस विचार पर सबसे पहले हमें चिंतन में मनन करना कि इसके अंतर्गत क्या, अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों को के विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत रूप देना ही पल्लवन होता है। अर्थात जब भी हम पल्लवन करेंगे, एक सुक्ति लेकर उसके बारे में विचार करेंगे, जैसे गागर में सागर, इसके अनुसार इसका चिंतन करना, मनन करना और फिर उसका पल्लवन करना। चौथा नियम है अप्रासंगिक बातों से बचना है। हमें पल्लवन करते समय हमें सावधानी बरतनी है। जब भी हम पल्लवन करेंगे तो उसमें अप्रासंगिक बातों से हमें बचना है। अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जो कहा गया है उसका ही विस्तार पल्लवन में होना चाहिए। उसके बाद पांचवा नियम है आलोचना नहीं। जब भी हम पल्लवन करेंगे, पल्लवन में आलोचना का कोई स्थान, टीका टिप्पणी का कोई स्थान नहीं होता है। जो सुक्ति है, जो लोकोक्ति है, उसका ही विस्तार करना पल्लवन है। हमें उसकी आलोचना नहीं करनी। छठवां नियम है व्यास शैली। जब भी हम पल्लवन करेंगे, व्यास शैली में ही पल्लवन करना है, समास शैली में नहीं। अर्थात इसमें बातों का विस्तार से लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद है ज्ञानपूर्वक पढ़ना। हम जब पल्लवन करेंगे किसी विचार को लेकर, शक्ति को लेकर,
तो उसे पहले हमें ज्ञान को पढ़ना है, उसका चिंतन करना है, सोचना है और उसके भाव अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद ही हमें पल्लवन करना है। उसके बाद है कल्पना। पल्लवन में कल्पना होती है। कल्पना के सहारे हम भाव विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद है कोई विचार छूट न जाए, उस सुक्ति में या लोकोक्ति में जो विचार दिया गया है, पल्लवन करते समय जो सुक्ति है, लोकोक्ति है, उसमें जो विचार भाव, मूल भाव है, वो विचार मूल भाव से हमें छूटना नहीं है। वो मूल भाव का ही हमें विस्तार करना है, उस विचार से हमें छूटना नहीं। एक सावधानी हमें और बरतनी है। उसके बाद दृष्टांत। जब भी हम पल्लवन करते हैं, पल्लवन को सरल शब्दों में समझाने के लिए हम उदाहरण या दृष्टांत भी दे सकते हैं, किंतु दूसरी सुक्ति या लोकोक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। भूतकालिक रूप। पल्लवन हमेशा भूतकालिक रूप में ही होना चाहिए। वर्तमान या भविष्य में पल्लवन नहीं लिखना है। तो उसे हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम पल्लवन करेंगे वो क्रिया भूतकाल में ही होनी चाहिए। उसके बाद अलंकारिक भाषा से हमें बचना है। जब भी हम पल्लवन करेंगे, उस पल्लवन में छोटे छोटे वाक्य को लेकर सहज और सरल शब्दों में हमें पल्लवन करना है। अलंकारिक भाषा से हमेशा हमें बचना है, क्लिष्ट शब्दों से हमें बचना है। उसके बाद अन्य पुरुष में पल्लवन लेखन होना चाहिए। जब भी हम पल्लवन लेखन करेंगे तो पल्लवन लेखन अन्य पुरुष में ही होना चाहिए, अर्थात प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष में पल्लवन लेखन नहीं होता है। जैसे मैं, हम, इसमें पल्लवन लेखन नहीं। तो मित्रों, ये हो गए पल्लव के नियम। इस नियमों के आधार पर ही हमें, इस नियम को ही ध्यान में रखकर हमें पल्लवन करना है। इसके बाद हम देखेंगे पल्लव की विशेषता कि पल्लवन किस तरह से किया जाता है। कहावतें, लोकोक्तियां, एक हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटे देते हैं। ये लोकोक्तियां वस्तुतः पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार विचारक, विद्वान या संत महात्मा ऐसे वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कहे जाते हैं। एक विचार को लेकर पूरी पुस्तक रच डालते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके विचार इतने मौलिक होते हैं कि एक एक शब्द में, जैसे कहा गागर में सागर, एक एक शब्द के एक एक सूक्ति, एक एक लोकोक्ति पर वो अपनी किताब रच डालते हैं। इस बात को समझने और समझाने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और उसका विस्तार भी करना पड़ता है। तो पल्लवन की कुछ विशेषताएं हैं। उसके पूर्व पल्लवन का आज वर्तमान में क्या महत्व है, करियर की दृष्टि से भी आज पल्लवन का महत्व है। हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए आज वर्तमान में पल्लवन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पल्लवन की कुछ विशेषता है। उसमें पहली विशेषता है कल्पनाशीलता। पल्लवन में कल्पनाशीलता का विशेष महत्व। जब भी हम पल्लवन करेंगे तो हमें
उस सुक्ति लोकोक्ति या विचार को लेकर, कल्पना को लेकर हमें उसका विस्तार करना है। दूसरी विशेषता है मौलिकता। जब भी हम पल्लवन करेंगे, पल्लवन करते समय हमें अंधानुकरण से बचना है। अंधानुकरण से बचना है जैसे गागर में सागर, इस उक्ति का हमें पल्लवन करना है तो उसी का आधार लेकर हमें विस्तार करना है, दूसरी उक्ति उसमें नहीं आनी चाहिए। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, जब भी हम पल्लवन करेंगे तो उसमें सृजन, सृजनात्मकता होनी चाहिए और उसके लिए हमारे पास उर्वर मस्तिष्क होना जरूरी है। प्रतिभा के साथ सृजनात्मकता का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद है चौथी विशेषता, प्रवाहमयता। पल्लवन करते समय पल्लव में प्रवाह होना जरूरी है। एक प्रवाह है, एक विचार है, उसी को, उस विचार को लेकर प्रवाह के साथ लिखते जाना। सहज, जैसे हम जब भी पढ़ेंगे पल्लवन तो हमें जैसे सहजता है, इस तरह से में प्रवाह शैली में रोचकता आ जाती है और पल्लवन उच्च कोटि का बन जाता है। उसके बाद भाषा शैली, पहले कहा है कि पल्लवन करते समय भाषा सहज सरल शब्दों में होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग से हमें बचना है, अलंकारिक भाषा से हमें बचना है। शब्द चयन, पल्लवन करते समय संस्कृत, अलंकार, समास, क्लिष्ट शब्दों से हमें बचना है। हमें सहज और सरलता से शब्दों का चयन करके भाव का विस्तार, पल्लवन का विस्तार में करना चाहिए। उसके बाद है सहजता। सहजता, पल्लवन सहज होना चाहिए। इसमें पल्लवन करते समय नाटकीयता नहीं होनी चाहिए। मतलब पल्लव जब भी करोगे ऐसा लगना चाहिए कि सहजता से आ गई, और इसलिए हमें इसमें सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में कृत्रिमता, बनावटीपन से हमें बचना है। स्पष्टता, जब भी हम पल्लव का विस्तार करेंगे, भाव का विस्तार करेंगे, उस पल्लव में स्पष्टता शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। कोई पढ़े तो उसको उसके भाव स्पष्ट समझ में आ जाए, ऐसी स्पष्टता पल्लव में होनी चाहिए। उसके बाद है क्रमबद्धता। पल्लवन करते समय कोई विचार छूट न जाए, मूल भाव छूट न जाए, और वो पल्लवन क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। तथ्यों को ध्यान में रखकर विचार और भाव का सही क्रम में प्रस्तुत करना पल्लवन होता है। तो मित्रों, इस प्रकार पल्लवन की विशेषताएं है। ये विशेषताएं ध्यान में रखकर हमें पल्लवन करना चाहिए। तो पल्लवन करते समय पल्लव की दो शैली है। दो शैली में से आप किसी एक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से एक पहली शैली है कि जिसमें भूमिका और उपसंहार का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अनिवार्य नहीं है, भूमिका और दूसरी उपसंहार रहित मुख्य विषय को श्रृंखलाबद्ध और रोचकता के साथ प्रतिपादन करना। और अगर आपको भूमिका और उपसंहार करना है तो 2 या 3 वाक्यों
2 या 3 वाक्यों में भूमिका और 2 या 3 वाक्यों में उपसंहार होना चाहिए। तो ये हो गई पल्लवन की प्रक्रिया, नियम और उसकी विशेषताएं। अब आपको सहजता से समझ में आ गया होगा कि पल्लवन किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और उसका पल्लवन करके बताता हूँ। संत कबीरदास का दोहा, जो तो को काटा बोए तो ही बोए तो फूल, जो तो को काटा बोए तो ही बोए तो फूल। अर्थात संसार में शुभ चिंतक लोग बहुत कम है। आज हम समाज में देखते हैं शुभ चिंतन करने वालों की संख्या बहुत कम है और अहित सोचने वालों का, हानि पहुंचाने वाले की संख्या बहुत दिखाई देती है। मतलब आज वर्तमान में हम देखते हैं हिंसा, क्रोध, प्रपंच हर जगह दिखाई देती है। लेकिन कबीरदास ने कहा, जो तो को काटा बुए तो ही बुए तो फूल। अर्थात किसी ने अगर आपके रास्ते में काटे हुए हैं तो तू उसके रास्ते में काटे मत हो, तू क्या बिछा, फूल बिछा। मगर अगर कोई आपका बुरा करना चाहता है, लेकिन आप उसका बुरा मत करो, उसका भला ही करो। एक प्रकृति का नियम है, यही अहिंसा हमें सिखाती है। अहित करने वालों का हित सोचना, कांटे बिछाने वालों के लिए फूल बिछाना, मारने वालों को क्षमा करना एक मानवीय विचार है। बड़े बड़े संतों ने, विद्वानों ने हमें यही सीख दी है। महात्मा गांधी का अहिंसा का विचार आज भी सारे विश्व में महत्व रखता है। आज भी अहिंसा का विचार प्रासंगिक है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है और इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। अगर कोई व्यक्ति वृक्ष को पत्थर मारता है तो पत्थर के बदले हमें वृक्ष क्या देता है, फल ही देता है। अर्थात अगर कोई हमारा अपकार करता है तो हम उसका उपकार ही करें। यही एक मानवीय विचार है, यही संतों की सीख है, यही विद्वानों का विचार है। हम उसका हमेशा भला करें, उसके रास्ते में हम फूल बिछा दें, अतः हम अपकारी को उपकार करें। ये हो गया, जो तो को काटा बोले तो ही बोले तो फूल का पल्लवन। धन्यवाद।